दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्वर संधि और विसर्ग संधि को खत्म किया। आज हम लोग दोस्तों व्यंजन संधि को पढ़ेंगे और इस पूरी संधि टॉपिक को खत्म कर देंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों मैंने आप लोगों को स्वर संधि, विसर्ग संधि और साथ में व्यंजन संधि के भी क्वेश्चंस करा दिए थे। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन में अगर आप जाएंगे स्वर संधि नहीं होगा, विसर्ग नहीं होगा, तो सीधी सी बात है तीसरा ऑप्शन बचा व्यंजन संधि। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। मगर आज आपको पूरी तरह डीप में उसको पढ़ाऊंगा मैं, ताकि आपसे अगर कोई गलती होने के चांसेस भी हों तो वो भी खत्म हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यंजन संधि और स्वर संधि और विसर्ग संधि की डेफिनेशन में एक बार फिर से पूरी रिवीजन कर देता हूं। स्वर संधि वो थी जहां पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर के एक विकार उत्पन्न कर रही थी। ठीक, दोनों तरफ स्वर थे। विसर्ग में क्या था दोस्तों कि विसर्ग होना चाहिए और साथ में स्वर या व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, और व्यंजन संधि की क्या क्राइटेरिया है कि व्यंजन संधि होने के लिए पहले शब्द की अंतिम ध्वनि हमेशा व्यंजन ही होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी जो स्वर की पहली ध्वनि होगी वो स्वर भी हो सकती है और व्यंजन भी हो सकती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि सदैव हमेशा व्यंजन ही होगा। और जब मैं कहता हूं व्यंजन होगा तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि क शुद्ध व्यंजन नहीं कहलाएगा, इसमें अ सम्मिलित है। सिर्फ ये कहलाएगा कि व्यंजन संधि के लिए आधा क होना जरूरी है, आधा त होना जरूरी है। उसमें अ का वर्ण नहीं होगा, अ की ध्वनि नहीं होगी, स्वर की ध्वनि नहीं होगी। ठीक है, आधा द, आधा ज, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, स्वर की कोई भी ध्वनि नहीं मिलनी चाहिए। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि में कोई भी स्वर की ध्वनि नजर नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पे देखते हैं और डेफिनेशन पे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी क्या क्या रूल्स हैं, इसके कोई अंदर वर्गीकरण नहीं है, केवल व्यंजन संधि है। ठीक है, मगर इसमें 6 से 7 रूल हैं जो हमको पढ़ने होंगे। ठीक है, पहला क्या है दोस्तों कि व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि हमेशा व्यंजन होनी चाहिए और दूसरे शब्द की ध्वनि स्वर भी हो सकती है और व्यंजन भी हो सकती है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है दोस्तों? पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहला वर्ण कौन सा है? ठीक है, पहला वर्ण कौन सा? कॉलम वाइज में क, च, ट, त, प। ठीक है ना, इसका परिवर्तन किस में? ग, ज, ढ, द, प में। ठीक है दोस्तों, क, च, ट, त, प का ग, ज, ढ, द में परिवर्तन, ये ब आएगा, है ना, आधा ब, इसमें परिवर्तन पढ़ना है। तो ये कब रूल लगाएंगे हम? तो जरा समझिएगा कि किसी भी वर्ण की अंतिम ध्वनि अगर क, च, ट, त, प है, ठीक है, और उसके साथ जो दूसरा शब्द मिलने वाला है वह तीसरे और चौथे वर्ग का हो। ठीक है, तो तीसरे और चौथे वर्ग का हो या यर लव हो, तीसरे और चौथा हो या यर लव हो, तब ये रूल लगेगा। और वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? क ग में परिवर्तन हो जाएगा, च ज में परिवर्तन हो जाएगा, ट ढ में परिवर्तन हो जाएगा, त द में और प ब में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि क का ग में परिवर्तन कैसे हो रहा है। यहाँ पर दिक धन विजय शब्द पे ध्यान दीजिए, नीचे हलंत लगा हुआ है यहाँ पर, दिक धन विजय। यहाँ क ऐसे नहीं है ना, यहाँ क्या है दोस्तों? क के नीचे हलंत लगा हुआ है। ठीक है, दिक धन विजय, है ना। यहाँ देखिए दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या है? वी, ई की मात्रा है, एक स्वर है। ठीक है ना, स्वर है यहाँ पे, ये क है, आधा क है और साथ में इसके स्वर आ रहा है, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? क का ग में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, ठीक है, आधे क का आधे ग में परिवर्तन, दिग्विजय। आ रहा दोस्तों, मैं एक वर्ण विन्यास करके आपको बताता हूं।
ठीक है, इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ हर सबका एक एग्जाम्पल में। देखिए अगर मैं वर्ण विन्यास करूँ तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों इसका वर्ण विन्यास में कि ई धन आधा आधा द, ठीक है, धन आधा क, धन आधा ई आधा व, धन ज, धन आ, धन य, धन अ। ठीक, ये मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने इसका वर्ण विन्यास कर दिया, इससे छोटा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ इस चीज़ का यहाँ पर ये दो चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, इसलिए क का जब ई के साथ मिल रहा है, आधा का जब ई के साथ हो रहा है तो इसमें व्यंजन संधि है, पहली चीज़ तो ये। और उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि क का परिवर्तन किस में होना चाहिए, ग में, आधा ग में। तो इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए द, ठीक है, आधा था उसमें एक ही मात्रा लग गई थी, पूर्ण हुआ, दिग, है ना। क का परिवर्तन किस में होना है, आधे में। ठीक है, क के ऊपर किसकी मात्रा है, ई की, तो दिग। ठीक है दोस्तों, दिग, व पे व पूर्ण हुआ ई से, ज के साथ अ था तो ज पूरा, य, दिग्विजय। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये मैंने क्या किया, वर्ण विन्यास किया, उसके बाद आपको यह बता दिया। यहाँ देखिए केवल जो क का परिवर्तन था, क आधा ग में परिवर्तन हुआ, ई व के साथ चला गया तो क्या हो गया, वी इस पे आ गया। उसी प्रकार देखिए वाक धन ईश, वागीश में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ क है ना, तो ये मात्रा इस पे आ जाएगी, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये बड़ी ई की मात्रा था, किस पे आ जाएगा, वागीश पे। अब अगले एग्जाम्पल पे आते हैं दोस्तों, आधा च जब पूरी आधे ज में परिवर्तित हो। ठीक है, अच धन अंत, अच धन अंत, च का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आधा ज में। आधा ज यहाँ है मगर साथ में अ की ध्वनि भी है, तो ये पूरा ज हो जाएगा, तो अजंत। ठीक, अगले ऑप्शन पे आते हैं, ट का ढ में परिवर्तन, षट धन आनन, षडानन। ठीक है, ट का ढ में परिवर्तन, त का द में परिवर्तन देखें तो उत धन योग, उत धन योग। त का किस में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, आधे द में, उद्योग, या नीचे हलंत लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नीचे हलंत है, सत धन गुण, सदगुण। ठीक, अगले पे आए हम, प का ब में परिवर्तन में तो अप धन घी, अब्धि, सुप धन अंत, सुबंत। देखिए प का बर, ये प जो है ये ब में परिवर्तित होता जा रहा है। ठीक है, प का ब में परिवर्तन है ना, प का आधे ब में परिवर्तन। यहाँ क्या हुआ है दोस्तों कि प था आधा मगर साथ में अगला शब्द कौन सा था, अ आ रहा था, तो ये इसको क्या कर देगा, दोनों मिलके ये पूर्ण प बना देगा, इसलिए यहाँ पर ये पूर्ण ब बना देगा। ठीक है ना, क्योंकि प तो ब में परिवर्तित हो गया था आधे में, ये क्या बना देगा, पूर्ण ब बना देगा, तो क्या हो जाएगा, ये सुबंत हो जाएगा। दोस्तों ये तो हमने अभी इसका पहला रूल पढ़ा, आगे हम और रूल देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इसमें दूसरा रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। पहला कौन सा था, क, च, ट, त, प। ठीक है, कब होगा ये परिवर्तन, जब कभी भी इनका मेल अनुनासिक शब्दों से होगा, अनुनासिक शब्दों से होगा, म न से हो या पंचमा अक्षर से हो, तो उसी के जैसे क है तो क का ही पंचमा अक्षर इसका इससे रिप्लेस हो जाएगा, च का त्र से, ठीक है, ट का न से, त का न से और प का म से। ठीक है ना, आधे आधे से, है ना, ऐसे इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए वाक धन में, ठीक है ना, तो पहले तो ये देखें कि ये व्यंजन संधि है कैसे। तो देखिए तो क आधा है, यहाँ पर पहला वर्ण में क आधा है, तो ये व्यंजन संधि की पहचान। ठीक है, और क के साथ क्या मिल रहा है, म मिल रहा है। म क्या है, अनुनासिक है, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, क के ही पंचमाक्षर में। ठीक है ना, काय में परिवर्तन हो जाएगा, अंग में, तो क्या हो जाएगा, वान में, है ना, वान में। अगला देखिए षट धन मुख, षट धन मुख, ट का किससे हो रहा है, म से, है ना,
क्या हो जाएगा यहाँ पे, षण्मुख। क्या हो जाएगा दोस्तों, षण्मुख। ठीक है, ये देखा आपने। उत्धनमत, उत्धनमत, ता का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ता का ना में परिवर्तन, उन्मत। ठीक है, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ता का किसमें परिवर्तन होना है, न में, तो जगन्नाथ। ठीक है, जगत धन नाथ का जगन्नाथ। अब उसी प्रकार दोस्तों तीसरा रूल जो है वो ये क्या कहता है कि छ संबंधी नियम क्या है हम देखते हैं। किसी भी हर्ष स्वर या आ का मेल अगर छ से हो तो छ जो है च में परिवर्तन हो जाता है। हर्ष स्वर मतलब, ठीक है, हर्ष स्वर मतलब जैसे अ ई, ठीक है ना, अ ई ये सब हर्ष स्वर जो होंगे इनसे मेल होगा, और दीर्घ में केवल आ से, है ना, दीर्घ में केवल आ से, अ ई उ और आ, जिनके ये तीन, किससे, अ ई उ और आ, इन चारों से अगर मेल होता है तो इन चारों से अगर दोस्तों मेल होता है तो क्या होगा, छ च में परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए स्वधन छंद, स्वधन छंद पहले वाले में क्या है, यहां पहले पर देखिए अ है, एक स्वर। दूसरे वाले में क्या है, छ, दूसरा शब्द क्या है दोस्तों, छ। यहां जो पहला शब्द है दोस्तों वो है व्यंजन, तो एक स्वर एक व्यंजन, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि ही होनी है। ठीक है, कोई सा भी एक व्यंजन होना जरूरी है, दोनों तरफ में से कोई भी एक तरफ क्या होगा दोस्तों, व्यंजन होना जरूरी। जैसे परिधन छंद, ठीक है, परिधन छंद, यहां पर देखिए ई की मात्रा, ई, और इधर दूसरी तरफ क्या है दोस्तों, छ, है ना, दूसरी तरफ छ। तो देखिए इसमें भी देखिए ये भी ध्यान दीजिए कि दूसरा शब्द है उसका नाम क्या है, छ, मगर उसकी जो अ की ध्वनि आएगी वो बाद में आ रही है। ठीक है ना, अ की जो ध्वनि है वो बाद में आ रही है, छ, पहले छ आएगा बाद में उसके अ आएगा। ठीक है ना, छ में पहले क्या है दोस्तों, छ है फिर अ है ना, और यहां दूसरी तरफ क्या है, परी है, परी है जैसे, तो परी में क्या है दोस्तों, परी, ई की आ रहा है, पहले र आएगा प्लस बाद में ई आएगा, तो यहां ई और छ का मेल हो रहा है। ठीक है ना, एक स्वर एक छंद, यहां पर याद रखिएगा व्यंजन पीछे है ना, और मगर आगे क्या है, स्वर है। ठीक है, तो भी क्या होना है दोस्तों, यहां पर व्यंजन संधि होनी है, तो परिधन छंद परिच्छेद हो जाएगा। ठीक है, त धन, त संबंधी नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, त संबंधी 7-8 है, पहला नियम देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है, त के बाद यदि च या छ आ जाए तो त जो है आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे उत्धन चरण, ठीक है, उत्धन चारण, ठीक है, क्या हो जाएगा, उच्चारण। त किस में परिवर्तन होगा यहाँ पर दोस्तों, आधे च में। ठीक है, जगत धन छाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जगत छाया। त किस में परिवर्तन होगा यहाँ पर, आधे च में। ठीक है, अब त के बाद, त का एक और नियम है दोस्तों कि त के बाद यदि ज आ जाए, त के बाद अगर ज आ जाए या झ आ जाए तो त का आधे ज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आधे ज में परिवर्तित हो जाता है, तो सत धन जन, ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधे ज में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सज्जन। जगत धन जननी, ये भी किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधे ज में, तो क्या हो जाएगा, जगत जननी। ठीक है, उसी प्रकार अगर त के बाद यदि ट और ड़ आ जाए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, वो त परिवर्तित हो जाएगा ट या ड़ में ही। ठीक है ना, उसी के आधे में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए बृहद धन टीका, बृहद धन टीका, तो यहाँ किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधे ट में, क्या हो जाएगा, बृहद टीका, आधा ट फिर ट। ठीक है ना, किस में हो जाएगा दोस्तों, आधा ट फिर ट, बृहद टीका। उत्धन डयन, तो ड यहाँ ये त किससे परिवर्तन हो जाएगा, आधे ड में, तो क्या हो जाएगा, उड्डयन। ठीक है ना, उड्डयन। उसी प्रकार देखिए त के बाद यदि ल हो, त के बाद अगर दोस्तों ल हो तो त आधे ल में परिवर्तित हो जाएगा, उत्धन लास, उल्लास। यहाँ आधा त किस में परिवर्तन हो गया, आधे ल में, और लास पूरा का पूरा आया। तत धन लीन, तो आधा किस में परिवर्तन हो जाएगा, ल में, तो किस जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, तल्लीन। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों त के और भी जो रूल्स हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, त के संबंधित कुछ और नियम थे जो अभी हमें पढ़ने थे। तो एक और है दोस्तों ये कि त के बाद
त के बाद अगर आधा श आ जाए, ठीक है, तो त तो च में परिवर्तित होगा और श भी छ में परिवर्तित होगा। यहां पर दो परिवर्तन होंगे, ठीक है। फिर से देखिएगा क्या बोल रहा हूं कि त के बाद यदि आधा श आ जाए तो त च में परिवर्तित होगा, आधी च में, और आधा श जो है वो छ में परिवर्तित हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि उत्धन श्वास। उत्धन श्वास, त को किस में परिवर्तित होना है? च में, आधा, ठीक है। त को किस में परिवर्तित होना है दोस्तों? आधे च में। और श को किस में परिवर्तित होना है? आधे छ में। तो क्या हो जाएगा? उ च छ वास बचा, वास, उच्छ्वास, ठीक है। उसी प्रकार सतधन शास्त्र। सतधन शास्त्र, ता को किस में परिवर्तित होगा? आधे च में, ठीक है। और श छ में, क्या हो जाएगा? सच्छास्त्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? सच्छास्त्र, ठीक है। अगले नियम पे आते हैं, त से रिलेटेड, कि त के बाद यदि ह हो तो, त के बाद यदि ह हो तो त जो है, आधा त जो है वो आधे द में परिवर्तित होगा, है ना। त जो है वो द में परिवर्तित होगा और ह जो है वो ध में परिवर्तित होगा। किस में होगा दोस्तों? ह जो है वो ध में परिवर्तित होगा। जैसे तत्धन हित। तत्धन हित, त को किस में परिवर्तित होना है? आधे द में, ठीक। और ह को किस में परिवर्तित होना है? आधे ध में, ठीक है। ध में परिवर्तित होगा ह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तद्धित। क्या हो जाएगा दोस्तों? तद्धित। उसी प्रकार उत्धन हार, ठीक है। उत्धन हार, क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्धार। क्या हो जाएगा? उत्धन हार, उद्धार, ठीक है। अगले नियम पे आते हैं दोस्तों। ये तो थे त से संबंधित नियम। अगला है दोस्तों न से संबंधित नियम, ठीक है। त का थोड़ा उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। तो आप एक दो बार इसको और देखिएगा, है ना, क्योंकि इसमें आधे आधे स्वर आते हैं, दो दो शब्दों का परिवर्तन होता है, ठीक है। न में अगर हम देखें तो देखिए, यदि इसको जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये आप सॉल्व कर रहे होते हो तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जरा ध्यान से पढ़िएगा कि यदि री र श के बाद, यहां मैं फिर से बोल रहा हूं, वर्ण से लेना देना नहीं है, दो शब्द नहीं मिलेंगे, केवल अगर ये शब्द उस शब्द में आ चुका है, ये तीन शब्द री र श, तो इसके बाद उसके तुरंत बाद हो या चार अक्षर छोड़ के हो, अगर न आया तो न का ड़ में परिवर्तन होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल राम धन अयन, ठीक है। र देखिए यहां शुरुआत में आया है ना, र यहां शुरुआत में आया है, और उसके बाद कहीं पर भी अगर न आया तो उसका ण में परिवर्तन होगा। कैसा होगा ये? रामायण, ठीक है। राम धन अयन, रामायण में। प्रधन मान, ठीक है ना, प्रमाण, ठीक है दोस्तों। परिधन नाम, परिणाम। यहां र के बाद क्या आया? न आया। यहां प्र में र के बाद क्या आया? ठीक है, न आया। तो जहां जहां न आएगा, जहां जहां दोस्तों न आया वो ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। जहां जहां ड़ आया वो न आया वो ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। अगले में देखते हैं दोस्तों। अगला है म संबंधी नियम, ठीक है। बहुत हद तक सिंपल है, जरा देखिएगा क्या कह रहा है वो, कि म का मेल, अगर म का मेल क से म तक या य र ल व ह से होता है तो वह उसी शब्द के अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार मतलब क्या दोस्तों? चंद्र बिंदु लग जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि समधन कलन, समधन कलन, तो क्या होगा दोस्तों? म परिवर्तित किस में हो जाएगा? अगले शब्द के अनुस्वार में। अगला शब्द क्या है यहाँ पर? क, तो क के ऊपर क्या लग जाएगी? बिंदी, संकलन, ठीक। समधन चय, ठीक है। सम परिवर्तित किस में हो जाएगा? चंद्र बिंदु में, संचय, चंद्र बिंदु में नहीं, अनुस्वार में, ठीक है। परम धन तु, परंतु। समधन पूर्ण, संपूर्ण, ठीक है दोस्तों। समधन पूर्ण, संपूर्ण। समधन हार, समधन हार, संहार। समधन रक्षक, संरक्षक, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार म के नियम चलेंगे। अब म से एक और नियम है दोस्तों, कि यदि म के बाद, आधे म के बाद पूर्ण म आ जाए, आधे म के बाद पूर्ण म आ जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि समधन मान, समधन मान, आधा म, अगर इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सम्मान, ठीक। समधनमति, क्या हो जाएगा दोस्तों? सम्मति। यहां क्या हो रहा है? पूर्ण मा जो है, यहां पर म में इस पूरे संधि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा।
इस पूरी संधि में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने स्वर संधि खत्म किया, विसर्ग किया। आप भी जब भी पढ़ें तो सबसे पहले स्वर को पढ़ें, विसर्ग को पढ़ें। उसमें आप अपने आप को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि जब आपको स्वर और विसर्ग आ जाएगा तो जो तीसरा ऑप्शन बचा वो व्यंजन ही होगा। ठीक है, व्यंजन में केवल त के 7 से 8 नियम है, म के नियम है, ठीक है, क ख के नियम है। तो कम से कम आपको यहाँ 13-14 नियम याद करने पड़ेंगे। उससे बेहतर यह है कि आप पूरी स्वर संधि को अच्छे से पढ़ें, विसर्ग को पूरी तरह पढ़ें। ठीक है, और अगर वो स्वर संधि नहीं होगा, विसर्ग संधि नहीं होगा, तो सीधी सी बात है आखिरी ऑप्शन बचा व्यंजन संधि, तो वो व्यंजन संधि होने वाला है। और हमें उन 3 से 4 नंबरों से मतलब है जो वो प्रश्न वहां पर आएंगे। ठीक है, हमें ये पूरा कोठी पतला याद करने से मतलब नहीं है। एक बार मैं आपको पूरा समझा चुका हूं, ठीक है, कि बेसिक क्या था, इसका क्या क्या रूल्स थे। मगर अगर आप पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए तो सबसे बेहतर है स्वर संधि को पहले खत्म करें, विसर्ग को करें, इन दोनों को इतना स्ट्रांग कर लीजिए, ठीक है, कि जो बचा आएगा वो सिर्फ व्यंजन संधि होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम अगले लेक्चर में हिंदी ग्रामर के एक और महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।